नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा स्पेशल एजुकेशन का जो डीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों का सिलेबस चल रहा है, उसमें हमारा पेपर नंबर 8 चल रहा है। पेपर नंबर 8 का 3.2 यूनिट तक हम अब तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 3.3 यूनिट। और 3.3 यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण व तकनीकें। सामाजिक ज्ञान जो विषय है उसको पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी तकनीक है, क्या दृष्टिकोण है, ये सारी चीजें जो हैं वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि सामाजिक ज्ञान को पढ़ने के लिए हमको कौन सी विधि यूज करनी चाहिए और उस विधि के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहली जो विधि पढ़ेंगे अपन, सबसे पहली विधि पढ़ेंगे हम व्याख्यान विधि। ये आपको पता है कि जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि मतलब किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना। जो आपने कोई भी टॉपिक लिया है, टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो वो व्याख्यान विधि कहलाती है। ये विधि जो है वो बहुत ही पुरानी विधि है और लंबे समय से जो हमारे अध्यापक हैं वो सामाजिक ज्ञान पढ़ाने के लिए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर ऐसे बिंदु होते हैं जो बच्चे को व्याख्या करके समझाना उचित रहता है, इसलिए इस विधि का प्रयोग बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। इसमें इस विधि को स्कूल, कॉलेज और हमारे जितनी भी एजुकेशन की संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं में इस व्याख्यान विधि का जो प्रयोग है वो प्रचुर मात्रा में, व्यापक मात्रा में किया जाता है। यह एक अच्छी विधि है और ये कॉलेज और माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए एक विषय को एक विस्तृत बनाती है, एक व्यापक बनाती है और किसी भी बिंदु के बारे में हम उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं इस विधि के अंदर। अब बात आती है कि इस विधि का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। भाई ऐसा क्या है इस विधि के अंदर कि हम इस विधि का प्रयोग करें? तो इस विधि का हमें इसलिए प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये छात्रों को प्रेरित करने के लिए, छात्रों को ये क्या है, बिंदु की तरफ छात्र कोई भी बिंदु यदि आप बच्चे के सामने बताना चाहते हैं तो उस बच्चे के सामने जब उसकी व्याख्या करेंगे तो बच्चा उस व्याख्या से क्या होता है, प्रेरित होता है। उस व्याख्या से क्या करता है, प्रेरित होता है और उस प्रेरित होकर के उस व्याख्यान विधि के द्वारा बच्चा उस बिंदु की विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। अब इस विधि के क्या गुण होते हैं? इस विधि में ऐसी कौन सी गुण है? तो गुण इसके अंदर है कि आमने सामने संपर्क स्थापित करना। जो टीचर होता है, पहला गुण इसका जो होता है वो ये हो गया कि आमने सामने संपर्क स्थापित रहता है। कहने का मतलब जो जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे को हम शिक्षा दे रहे हैं, वो बच्चा हमारे सामने बैठा है और जो बच्चा जिस अध्यापक से शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो अध्यापक उसके सामने खड़ा है। तो शिक्षक और विद्यार्थी, स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में क्या होता है, आमने सामने का संपर्क स्थापित होता है। इसलिए ये विधि बहुत उपयुक्त है। इससे जो बच्चे का कंसेप्ट है वो सामने क्लियर हो जाता है। दूसरी, यह ध्यान अवधि विकसित करता है, ध्यान के समय का विकास करता है, ध्यान की अवधि का विकास करता है। क्योंकि इसमें जो शिक्षक है वो उसके सामने खड़ा हुआ है और जब शिक्षक उसके सामने खड़ा हुआ है तो बच्चा जो है वो शिक्षक की हर बात को सुन रहा है, हर बात को समझ रहा है। विद्यार्थियों में सुनने और नोट करने का कौशल विकसित करता है।
इसकी तीसरा गुण इसका है कि विद्यार्थियों को जो टीचर पढ़ा रहा है उसको विद्यार्थी क्या करता है, नोट करता है, उसको समझता है। और नोट करना किसी विषय के बारे में कुछ भी, उसके चाहे बिंदु नोट करना, उसके बारे में उसका विवरण नोट करना, इस गुण का विकास बच्चे के अंदर होता है। बच्चा उसको अच्छी प्रकार से समझते हुए उसको नोट करता है। छात्र नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगला गुण इसका ये हो गया कि टीचर जब, जैसे माना कि मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी व्याख्या कर रहा हूं आपके सामने इस विधि की, और आप यदि एक कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो आप इसे अपने स्वयं के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये गुण भी इस व्याख्यान विधि के अंदर होता है। और नए शिक्षकों के लिए ये आसान तरीका है। यदि कोई शिक्षक नया है एजुकेशन के अंदर, अभी उसने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो ये विधि उसके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो एक बिंदु को बच्चे के सामने अच्छी प्रकार से व्याख्या करके और उसको समझा सकता है। अब इस विधि के अंदर आपको पता है कि जिस चीज के अंदर गुण होते हैं तो उसी के अंदर दोष भी होते हैं। तो इस विधि के अंदर दोष क्या है, कौन कौन से दोष इस विधि के अंदर पाए जाते हैं? यह एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है जो एसएस के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ये शिक्षक केंद्रित पद्धति है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा जब उस शिक्षक के सामने बैठा है तो बच्चा केवल उसको सुनता है और शिक्षक जो है वो उस बिंदु की व्याख्या करता है। तो ये ओनली एक शिक्षक केंद्रित हो गई, मतलब बच्चा इसमें केवल सुनने का काम करेगा, समझने का काम करेगा। बच्चे की इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है और टीचर उसके सामने उसकी व्याख्या करता है। तो ये एक टीचर केंद्रित विधि है, इसलिए इसमें ये दोष है। अगला दोष क्या है? ये एक नीरस थका देने वाला तरीका है और कभी कभी ये उबाऊ तरीका बन जाता है। ये नीरस है, इसके अंदर रस नहीं है, इससे बच्चा ऊब जाता है। माना कि एक टीचर जो है एक बिंदु को लेकर के उसकी व्याख्या आपके सामने कर रहा है और बच्चा जो है उसकी व्याख्या को सुन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसको ना सुन रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं। वे केवल शांति से बैठे हैं और धीरे धीरे वे ऊब जाते हैं उससे और उनका मन जो है वो बिल्कुल उस पढ़ाई में नहीं लगता है। तो ये भी इसके अंदर एक दोष है। इससे शिक्षक पर बहुत अधिक बोझ और पढ़ाई आती है। पूरा आपको पता है शिक्षक केंद्रित है तो पूरा जो वजन होता है, पूरा जो बोझ होता है, पढ़ाने का जो पूरा वजन है वो शिक्षक के ऊपर ही होता है, विद्यार्थी के ऊपर नहीं होता है। और यह कोई इंटरेक्टिव तरीका नहीं है, आकर्षित करने वाला तरीका नहीं है। बच्चे को आप आकर्षित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक बोरियत करने वाली विधि है। इसमें जो बच्चा है वो केवल सुनने का काम करता है, टीचर उसके सामने उसकी व्याख्या करता है, किसी भी बिंदु की व्याख्या करता है। तो इसके अंदर ये दोष पाए जाते हैं इस विधि के अंदर। अब इसके अंदर स्रोत, अगली जो विधि आएगी आपकी वो है आपकी स्रोत विधि। स्रोत विधि, और स्रोत विधि के अंदर आपको जो स्रोत है वो 3 प्रकार के स्रोत आपके सामने होते हैं। कितने प्रकार के स्रोत होते हैं? 3। एक होते हैं आपके भौतिक, एक होते हैं आपके मौखिक और लिखित। ये आपके लिखित बेस में मौद्रिक भी आ जाएंगे। हालांकि मौद्रिक और लिखित जो है वो एक ही चीज है। लिखित का मतलब लिखा हुआ, मौद्रिक मुद्रित का मतलब जो होता है मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट किया हुआ। तो दोनों ही लिखी हुई चीजें हैं, तो दोनों लिखे हुए संसाधन के अंदर आते हैं। तो स्रोत में सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं भौतिक संसाधन की, ये क्या होते हैं? संसाधन। भौतिक संसाधन मतलब फिजिकल रूप से कोई चीज यदि हमारे पास है
जैसे हमारे पास कोई मशीन है, हमारे पास कोई और वस्तु है जो फिजिकल रूप से हमारे पास है, तो वो सारी चीजें भौतिक संसाधन के अंदर जो है वो आती है। मौखिक संसाधन के अंदर बोलने वाली चीजें आती है, जैसे आप कोई गीत सुना रहे हैं, आप कोई लोक कथा सुना रहे हैं, कोई परंपराओं के बारे में बता रहे हैं, कोई रीति रिवाज के बारे में बता रहे हैं, और आपका जो व्याख्यान है वो मौखिक रूप से चल रहा है, तो वो मौखिक संसाधन आपके कहलाते हैं। लिखित और मुद्रित जो लिखे जाते हैं या प्रिंट किए जाते हैं, उनको हम लिखित और मुद्रित संसाधन के रूप में जानते हैं। जैसे हमने किसी का रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड रख रखा है, कोई रिपोर्ट हमने बनाई है, कोई पत्र हमने लिखा है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी लिखित और मुद्रित के अंदर आती है। अब ये विधि है क्या है? स्रोत विधि एक गतिविधि उन्मुख विधि है। ये क्या है? एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान देती है। ये जो विधि है आपकी, ये गतिविधि वाली विधि है। गतिविधि का मतलब होता है एक्टिविटी, जिसको अपन इंग्लिश में एक्टिविटी कहते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर इसी स्रोत विधि के द्वारा, उसमें भी आपकी गतिविधि के द्वारा, एक्टिविटियों के द्वारा जो है वो शिक्षण दिया जाता है। क्योंकि उनको जैसे माना कि आपको खेल खेल में बच्चों का मनोरंजन होता रहता है, और उनको खेलने के साथ साथ किसी एक्टिविटी के द्वारा, किसी गतिविधि के द्वारा उनको किसी बिंदु के बारे में समझाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। तो ये एक गतिविधि उन्मुख विधि है। इसका प्रयोग आमतौर पर सामाजिक अध्ययन विषय में किया जाता है। इसका हम सामाजिक विषय में उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के पास में, माना कि किसी आपको कोई नक्शा के बारे में बताना है एसएस के अंदर, तो आप नक्शा के बारे में कब बताओगे? जब आपके पास में भौतिक रूप से वो संसाधन उपलब्ध रहेगा, या फिर वो लिखित रूप में आपके पास में रहेगा। जब आपके पास में लिखित रूप में या भौतिक रूप में जब वो कोई चीज आपके पास में उपलब्ध होगी, तो आप उस एसएस विषय को पढ़ाते समय मौखिक संसाधनों का प्रयोग करके और बच्चे तक उसको अच्छी प्रकार से आप पहुंचा सकते हो। ये हमारी जो है वो स्रोत विधि के अंदर होता है। अब इस स्रोत विधि के लाभ क्या है? तो इसकी लाभ जो है वो, पहला लाभ ये है कि यह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। ये एक्सपीरियंस जो देता है वो प्रत्यक्ष देता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इससे बच्चे को मिलता है और टीचर को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद में बच्चे को समझाते हैं। दूसरा इसका गुण है कि ये वास्तविकता की भावना विकसित करता है। ये ओरिजिनलिटी की भावना लाता है, वास्तविकता की भावना लेकर आता है, और वास्तविकता की भावना का विकास बच्चों के अंदर ये करता है। तीसरा गुण है इसका, ये कक्षा में प्रेरक और दिलचस्प माहौल बनाता है। कक्षा में ये प्रेरक और दिलचस्प, माना कि मैं यहाँ पर आपको एसएस पढ़ा रहा हूँ और एसएस में मुझे कोई मैप पढ़ाना है या आपको कोई अन्य चीज समझानी है, तो मैंने उसका माना कि एक मॉडल तैयार किया है, या मेरे पास में उसकी कोई पिक्चर है, या मेरे पास में वो भौतिक रूप से, जैसे माना कि ग्लोब है, तो ग्लोब मेरे पास में एक भौतिक रूप से है। तो ऐसी चीजें जब मेरे पास है और मैं उनके द्वारा आपको समझा रहा हूं, तो ये बच्चे के लिए एक आकर्षित चीज होती है, बच्चा उसकी तरफ आकर्षित होता है। यह डेटा संग्रह, सोच कौशल और अवलोकन कौशल का भी कौशल विकसित करता है और विषय को सार्थक बनाता है। ये हमको क्या, डेटा इकट्ठा करने के लिए हमको काफी चीजों का ज्ञान इससे प्राप्त होता है, और ये एक विषय को सार्थक भी बनाता है। आपको विषय का पूरा ज्ञान इसी से प्राप्त होगा। अगली आपकी जो विधि है वो है चर्चा विधि। तीसरे नंबर की विधि आपकी आ जाएगी चर्चा विधि। चर्चा विधि का मतलब होता है, आप जैसे अपन कहते हैं कि भाई डिस्कस कर लो किसी चीज पर, तो डिस्कस करना, बहस करना, एक दूसरे बच्चे के साथ में मिलकर के किसी बिंदु को लेकर बातें करना, चर्चा करना, ये हमारा चर्चा विधि के अंदर जो है वो आता है। चर्चा शब्द का अर्थ आपको पता है, विचारों का आदान प्रदान करना होता है। मैं मेरे विचारों को आप तक पहुंचाऊं, आप अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाएं, ये हमारी एक चर्चा हो गई। मतलब हम चर्चा विधि से बातें कर रहे हैं, चर्चा विधि से हम किसी बिंदु के बारे में बातें कर रहे हैं।
अब चर्चा विधि का प्रयोग कब होता है, चर्चा विधि का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? आपको पता है कि चर्चा करने के लिए आपको एक ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला बैठा बैठा चर्चा कर लूंगा। मुझे चर्चा करने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास में 2 या 3 लोग होंगे और हम आपस में मिल करके और बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो पहला ये है कि एसएस का शिक्षक इस पद्धति का उपयोग तब कर सकता है जब वे किसी प्रोजेक्ट पद्धति का उपयोग कर रहा हो। यदि मुझे किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है, कोई ऐसी योजना आपको बतानी है, तो मैं चर्चा विधि का उपयोग कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस विधि के अंदर आपके विचार ले सकता हूं, आपसे पूछ सकता हूं और आप मुझे उसके बारे में अपने विचार भी दे सकते हैं। यदि मैं प्रोजेक्ट पद्धति से आपको पढ़ा रहा हूं, प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझा रहा हूं, तो इस विधि का जो उपयोग है वो उत्तम रहेगा। जब उसे किसी बड़े समूह से जानकारी और विचार साझा करने हो, और यदि शिक्षक जो है वो इस विधि का उपयोग जब भी करता है, माना कि मुझे मेरे विचार आप लोगों तक अधिकतम संख्या में पहुंचाना, मतलब एक व्यक्ति तक नहीं, मुझे अधिक से अधिक लोगों तक मेरे विचार पहुंचाने हैं, तो मुझे इस चर्चा विधि का उपयोग करना पड़ेगा। जब मैं अधिक से अधिक लोगों के साथ चर्चा करूंगा तो मेरे जो विचार हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे। तीसरा है, जब किसी को किसी समस्या का समाधान करना हो या कक्षा में चिंतन और विश्लेषणात्मक गतिविधि करनी हो। यदि आपके सामने कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान आपको करना है, तो आपको एक ग्रुप के साथ में चर्चा करनी पड़ेगी। और जब आप किसी ग्रुप के साथ चर्चा करने बैठोगे तो आपकी समस्या का हल जरूर होगा। या आपको कोई चिंतन करना है या आपको किसी विषय का विश्लेषण करना है, तो ऐसी जगहों पर हम चर्चा विधि का उपयोग करते हैं। अगला है, जब कोई छात्रों के एक बड़े समूह से जानकारी और विचार प्राप्त करता है। जब कोई छात्रों बड़े समूह की जानकारी और विचार प्राप्त करता है तो भी हम इस विधि का उपयोग करते हैं। और जब किसी छात्रों की प्रगति की जांच या मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, हमें ये देखना है कि बच्चों के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी प्रगति उसकी हो रही है, या हमें उसका एवोल्यूशन करना है, मतलब उसका मूल्यांकन करना है, तो भी हम चर्चा विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब चर्चा विधि जो है वो कैसे कैसे की जा सकती है, चर्चा के क्या रूप हो सकते हैं। जैसे एक तो औपचारिक रूप से हम चर्चा कर सकते हैं, बैठ गए वैसे ही हमने चर्चा चालू कर दी, हमने विचारों का आदान प्रदान चालू कर दिया, ये एक औपचारिक हो गई। एक हम वाद विवाद प्रतियोगिता रख सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में हम ग्रुपों के द्वारा एक बिंदु को तर्क और वितर्क करके भी हम चर्चा विधि का उपयोग कर सकते हैं। कक्षा के अंदर हम कर सकते हैं, एक कक्षा एक ग्रुप है, हम हमारे विचारों को कक्षा के बच्चों तक और कक्षा के बच्चों के विचारों को हम अपने तक ले सकते हैं। अनौपचारिक रूप से भी हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, पैनल बना सकते हैं, संगोष्ठी कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। इन सारी चीजों से हम चर्चा विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब चर्चा विधि के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? तो चर्चा विधि के अंदर पहला गुण होता है कि मतभेदों पर आधारित है। आपके सबके मत को लेगा ये। आप किसी समूह के साथ चर्चा कर रहे हैं तो मेरा मत अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है, सबका अलग हो सकता है। तो ये मतभेदों पर आधारित है, सबका मत ये ग्रहण करती है। दूसरा इसका गुण है कि यह स्वतंत्र अध्ययन पर जोर देता है। इसमें किसी का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, मेरा मत मैं दे रहा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र अध्ययन कर रहा हूं इस समय। तो ये स्वतंत्र अध्ययन पर जोर देता है। ये तर्क विकसित करता है, बच्चे के अंदर इसमें तर्क विकसित होता है। माने कि मैंने कोई भी पॉइंट पर आपसे चर्चा करना स्टार्ट किया और आपके अंदर उस पॉइंट से संबंधित कुछ भी ज्ञान आपको आता है, आपको कुछ उसके बारे में पता है, तो आप तुरंत उसके लिए तर्क दोगे, तर्क और वितर्क उसके लिए आप करेंगे। अगला इसका गुण है, यह अध्ययन की आदतें विकसित करता है।
और ये आपको अध्ययन की आदत लगाता है, पढ़ने की आदत लगाता है, क्योंकि आप जब बैठ के बच्चों के साथ में बातें करेंगे तो आपको पढ़ने की आदत आएगी। ये गतिविधि उन्मुख है, ये आपको एक्टिविटी भी करवाएगा, क्योंकि जब आप चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे तो ये आपको एक्टिविटी भी करवाएगा। यह उद्देश्य पूर्ण ढंग से अध्ययन करना सिखाता है, उद्देश्य पूर्ण ढंग से अध्ययन करना सिखाता है। ये आप जब अध्ययन करेंगे इसके अंदर तो आपका एक कोई ना कोई उद्देश्य होगा, और उस उद्देश्य से ही ये आपको अध्ययन करना सिखाता है। यह शिक्षक को छात्रों के बीच नेतृत्व की गुणवत्ता खोजने में मदद करता है। यह शिक्षक को छात्रों के बीच नेतृत्व खोजने की, मेरे सामने माना कि 20 या 30 या 50 लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, और मैं उनके सामने चर्चा विधि का उपयोग कर रहा हूं, तो मेरे अंदर एक नेतृत्व की क्षमता आएगी कि मैं इन सबको लीड कर रहा हूं, मैं इन सबका नेतृत्व कर रहा हूं। यह विचारों, मुद्दों आदि को स्पष्ट करने में मदद करता है। ये सबके विचारों को स्पष्ट करता है। मैं किसी भी बिंदु के बारे में क्या विचार रखता हूं, मैं मेरे विचार बताऊंगा, बच्चे अपने विचार बताएंगे और अपने विचार बताएंगे, तो सब ये विचारों और मुद्दों को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। ये विषय, मुद्दों, घटनाओं, विचारों और अवधारणाओं की बेहतर समझ पैदा करता है। ये हमारे विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। चर्चा विधि के अंदर हम सब जब अपने अपने विचार जो है व्यक्त करते हैं तो इनको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अब इस विधि के अंदर, चर्चा विधि के अंदर कुछ दोष भी होते हैं। अब वो दोष कौन कौन से हैं? दोष हम देखेंगे कि ये समय लेने वाली विधि है, इसमें समय की आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आपको चर्चा विधि से किसी भी बिंदु को समझना है, अब माना कि हमारे पास में 10 लोग बैठे हैं, तो आपने अपना कोई भी विषय रखा, कोई भी बिंदु रखा, तो 10 लोग अपने अपने विचार उसके लिए व्यक्त करेंगे, तो हमें इस विधि के अंदर क्या होता है, समय लगता है। इस विधि के अंदर हमको समय लगता है। इसके लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, प्रशिक्षित होना पड़ेगा आपको, इसके बाद ही आप इस विधि का उपयोग कर सकते हो। कुछ छात्रों को इस विधि से लाभ नहीं होता। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते, सुस्त रहते हैं, शांत रहते हैं, तो उन बच्चों को इस विधि का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी केवल कुछ छात्र ही हावी होते हैं। जैसे माना कि हमारे पास में 10 बच्चे बैठे, तो कभी कभी क्या होता है कि 1 या 2 या 3 छात्र ऐसे होते हैं जो उस चर्चा विधि में अपना पावर ज्यादा दिखाते हैं, ज्यादा हावी होते हैं, बार बार वो ही बोलते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक दोष है। कुछ आवश्यक तर्क हो सकते हैं और कुछ बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। जैसे कोई भी ऐसा तर्क आ सकता है आपके सामने, वो तर्क आपको परेशान कर सकता है। ये इसके अंदर दोष होते हैं। अगली विधि हमारी आएगी समस्या समाधान विधि। नंबर 4 विधि है आपकी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि का मतलब है कि आप किसी भी समस्या को जन्म देंगे, किसी भी समस्या को लाएंगे और इसके बाद में हम उस समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारी समस्याओं को पहचाना जाता है, देखा जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है और इसके बाद में हमारी क्षमता के अनुसार हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। समस्या समाधान विधि के अंदर आपको 3 कार्य जो हैं वो शामिल होते हैं। जानकारी मांगना, इसके अंदर 3 कार्य आपके होंगे। एक तो जानकारी मांगना। सबसे पहले हम किसी भी समस्या की जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। एक दूसरा हो गया, इसके बाद नया ज्ञान उत्पन्न करना। नया ज्ञान, जब हमारे पास में कोई समस्या आ जाएगी तो हम उस समस्या से संबंधित नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। और लास्ट में इसका तीसरा जो होगा बिंदु वो होगा निर्णय लेना। इसके बाद हम निर्णय लेंगे कि इस समस्या का समाधान हम किस प्रकार और कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 इसके बुनियादी कदम होते हैं। सबसे पहले जानकारी मांगना, इसके बाद नया ज्ञान उत्पन्न करना और इसके बाद हम क्या लेंगे, निर्णय लेंगे।
समस्या समाधान पाठ्यक्रम का एक बहुत ही वास्तविक हिस्सा है और होना भी चाहिए। यह मानता है कि छात्र अपने सीखने की कुछ जिम्मेदारी स्वयं ले सकते हैं और समस्याओं को हल करने, संघर्षों को हल करने, विकल्पों पर चर्चा करने और पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सोचने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्तिगत कार्यवाही कर सकते हैं। बच्चा जो होता है वो कुछ चीजों को अपने आप सीखने की जिम्मेदारी ले सकता है। काफी समस्याएं ऐसी होती हैं जो बच्चों के सामने आती हैं, बच्चे उनको आपस में उसका समाधान भी करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले अपन को जो भी समस्या हमारे सामने आएगी तो सभी संबंधित प्रासंगिक तथ्यों की सूची बनाएंगे। सबसे पहले तो हम तथ्य लेंगे और तथ्यों की एक सूची बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे कि हमारे पास इस समस्या से संबंधित ये पॉइंट है। इसके बाद दी गई सभी जानकारियों की एक सूची बनाएंगे। इसके बाद में जब जो जानकारी हमको दी गई है उन जानकारियों की हम एक सूची बनाएंगे। समस्या को अपने शब्दों में दोबारा बताएं। इसके बाद में जब सारी चीजें हो जाएंगी तो समस्या को एक बार हम दोबारा से रिपीट करेंगे। उन स्थितियों की सूची बनाएं जो किसी समस्या से जुड़ी है। इसके बाद में हम समस्या को समझ के और उस समस्या से जुड़ी हुई जो स्थितियां हैं उनकी भी हम एक सूची बनाएंगे और संबंधित ज्ञान समस्याओं का वर्णन करें। और इसके बाद हम उससे संबंधित जो भी समस्या है, समस्या जो हमको ज्ञात हुई है, उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अब इसके आते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के समस्या समाधान जो विधि है ये क्या है। छात्रों के सामने ऐसी समस्याएं आती है जिनके लिए उन्हें वैज्ञानिक या तकनीकी समाधान खोजने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे के सामने ऐसी समस्या आ जाती है कि उसका कोई वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान उसको खोजना होता है, और जब उसको वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान खोजने की जब उसको जरूरत होती है तो ये समस्या समाधान विधि हमको काम आती है। ये एक छात्र केंद्रित रणनीति है जिसके लिए छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने की आवश्यकता होती है। ये छात्र केंद्रित विधि है क्योंकि इसमें समस्या भी छात्र की होती है और समस्या का समाधान भी छात्र के द्वारा ही किया जाता है। समस्या समाधान एक शिक्षण रणनीति है जो जानकारी की खोज में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती है। समस्या समाधान विधि जो है वो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती है। ये किसका उपयोग करती है, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती है। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती है। ये किसका उपयोग करती है, वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक पद्धति के 5 हमारे चरण होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। समस्या को समझना और परिभाषित करना सबसे पहला चरण हो गया कि आप सबसे पहले समस्या को समझेंगे और उसको परिभाषित करेंगे कि ये समस्या किस प्रकार की है, उसकी आप एक डेफिनेशन देंगे, एक एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 2 पे आएगा परिकल्पना तैयार करना। इसके बाद में हम समस्या को सुलझाने के लिए, समाधान के लिए हम एक परिकल्पना तैयार करेंगे। तीसरे नंबर पर संभावित परिकल्पना का परीक्षण करना। जो परिकल्पना हमने तैयार की है, जो योजना हमने बनाई है, उसका क्या करेंगे, हम परीक्षण करेंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे कि ये जो योजना है, ये जो परिकल्पना है वो बराबर से काम कर रही है या नहीं करेगी, या करेगी या नहीं करेगी। तो इसका हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। नंबर 4 चरण है इसका, साक्ष्यों का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन। इसके बाद जब हमको कुछ साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे कि ये समस्या का समाधान इनसे हो सकता है, इस परिकल्पना से हो सकता है, तो उन साक्ष्यों का हम विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे। इसके बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि इससे हमको कितना जो है फायदा हो रहा है, कितनी समस्या समाधान हो रही है। और लास्ट में हमारा क्या निकालना है, हमको निष्कर्ष निकालना। लास्ट पे क्या निकालना है, हमको निष्कर्ष निकालना। अब अपन को देखना है कि इस विधि से क्या लाभ होते हैं, इस विधि से हमको क्या लाभ होते हैं। तो इससे पहला लाभ ये है कि यह दृष्टिकोण विज्ञान प्रक्रियाओं को नियोजित करने में, कौशल विकसित करने में सबसे प्रभावित है। यह आपको हमने देखा था कि ये वैज्ञानिक पद्धति है। ये कैसी पद्धति है, वैज्ञानिक। तो ये विज्ञान की प्रक्रियाओं को नियोजित करने में सबसे फायदेमंद है।
दूसरा, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग अन्य गैर विज्ञान विषयों में भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। मतलब ये वैज्ञानिक जो पद्धति है ये केवल विज्ञान की पद्धति नहीं है, हम इसको सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं और इसका लाभ हमें सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर भी प्राप्त होगा। नंबर 3, इसका लाभ है सार्थक अनुभवों के परिणाम स्वरूप छात्र की सक्रिय भागीदारी भविष्य के उपक्रमों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एक मजबूत प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। इससे हमको जो अनुभव मिलते हैं वो सार्थक होते हैं और सार्थक अनुभव होने के कारण हमको वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है वो पालन करने में एक मजबूत प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। नंबर 4 है समस्या समाधान से उच्च स्तरीय कौशल विकसित होता है। जब हम समस्या का समाधान करते हैं तो हमारे अंदर उच्च स्तरीय कौशल, सोच का जो कौशल है वो विकसित होता है। नंबर 5 लाभ है इसका जिम्मेदारी, मौलिकता, संसाधनशीलता की गहरी भावना विकसित होती है जो स्वतंत्र अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक सामग्री है। इससे हमको जिम्मेदारी आती है, मौलिकता आती है, संसाधनशीलता की गहरी भावना, ये सारी चीजें हमारी विकसित होती हैं। छात्र वैज्ञानिकों की उपलब्धि के प्रति प्रशंसनीय और कृतज्ञ हो जाते हैं। छात्र जो है वो वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है, वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में वो कृतज्ञ हो जाते हैं इससे। नंबर 7वां गुण है इसका आलोचनात्मक सोच, खुले दिमाग और बुद्धिमान निर्णय वैज्ञानिक पद्धति में सक्षमता के माध्यम से विकसित किए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मूल्यों में से हैं। इससे हमारी आलोचनात्मक सोच आती है, हमारा दिमाग बिल्कुल खुलता है। बुद्धिमान निर्णय, हमारी बुद्धि जो है वो अच्छे निर्णय लेती है, वैज्ञानिक पद्धति का हमारे अंदर विकास होता है। नंबर 8वां गुण है कि छात्र दूसरों द्वारा साझा की गई राय और साक्ष्य को स्वीकार करना सीखते हैं। ये इसमें दूसरे भी हमारे लिए कुछ राय देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ साक्ष्य देते हैं, तो उनको भी स्वीकार करने की क्षमता बच्चे के अंदर आती है। एक समस्या समाधान करने की कुशलता है, समस्या समाधान करने की कुशलता भी हमारे अंदर आती है। अगली विधि हमारी है 5वीं परियोजना विधि। अगली विधि आपकी आ जाएगी परियोजना विधि। परियोजना पद्धति व्यवहारिकता का प्रत्यक्ष परिणाम है, विशेषकर जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन का। परियोजना पद्धति जो है वो व्यवहारिकता का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके अंदर हम पूरा जो विधि का उपयोग जो होता है वो व्यवहारिकता के लिए होता है। विशेषकर यदि आप शैक्षिक दर्शन पढ़ रहे हैं किसका, जॉन डीवी का, इसके अनुसार ये बिल्कुल ही प्रत्यक्ष परिणाम है। व्यवहारिकता वास्तविकता में विश्वास करती है। व्यवहारिकता जो होती है वो विश्वास किसके अंदर करती है, वास्तविकता के अंदर। ओरिजिनलिटी इसके अंदर होती है। यह वैज्ञानिक एवं अनुभव जन्य है, यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जॉन डीवी के प्रभावित होकर किलपैट्रिक ने 1918 में परियोजना पद्धति देने का प्रयास किया। यह पद्धति प्रकृति में लोकतांत्रिक है और ये सामाजिक कौशल टीम वर्क पर जोर देती है। ये पद्धति हमारी जो है वो सामाजिक टीम वर्क पर जोर देती है। सामाजिक जो दल होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, उन पर ये काम करती है। अब ये प्रोजेक्ट विधि है क्या, परियोजना विधि है क्या, इसको अंग्रेजी में हम प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि है क्या, ये प्रगतिशील दृष्टिकोण है। ये कैसी है, प्रगतिशील दृष्टिकोण है। ये जो हमारी परियोजना विधि है ये हमारी प्रगतिशील दृष्टिकोण है। ये एक उद्देश्यपूर्ण कार्य जो सीखने वाले को सीखने के अनुभव प्रदान करता है। जो सीखने वाला है इस विधि से, जैसे इस विधि से मैं आपको पढ़ा रहा हूं माना कि, तो आप इस समय सीखने वाले हो गए, तो सीखने वाले को ये एक सीखने का अनुभव प्रदान करती है। ये विधि सीखने वाले को सीखने का अनुभव प्रदान करती है। यहाँ शिक्षक एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है और छात्रों के समूह को प्रोजेक्ट सौंपता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है और इस प्रोजेक्ट को छात्रों को सौंप दिया जाता है और जो टीचर है वो एक मार्गदर्शक का काम करता है। टीचर बच्चों को गाइड करता है, मार्गदर्शक का काम एक टीचर करता है, बाकी की बच्चे जो होते हैं वो प्रोजेक्ट पर अपने आप काम करते हैं। प्रत्येक समूह अलग अलग विषयों या समस्याओं पर काम करता है। एक ग्रुप बनाए जाते हैं, प्रत्येक ग्रुप में जो होता है प्रत्येक ग्रुप को अलग प्रोजेक्ट और अलग समस्या प्रदान की जाती है।
वे प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सभी जो ग्रुप में 10-5 बच्चे जितने भी होते हैं वो उस प्रोजेक्ट को बनाने में सभी मिलकर काम करते हैं। और एक टीम जो होती है वो सब मिलकर एक प्रोजेक्ट को तैयार करती है, अपने विचारों को एक दूसरे को बताती है। कहीं से वो पढ़ के ज्ञान लेते हैं, कहीं से वो चर्चा करके ज्ञान लेते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान लेकर के वो एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। और जहां पर उनको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, शिक्षक की मदद की आवश्यकता होती है, तो वो शिक्षक की मदद भी लेते हैं। और शिक्षक की मदद लेकर बच्चे आपस में सभी के ज्ञान के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। अब इस परियोजना पद्धति का लाभ क्या है, हमको इससे क्या लाभ मिलता है? तो इससे लाभ आपके होते हैं कि यह स्वतंत्रता और रचनात्मकता देता है। यहाँ शिक्षक और छात्र दोनों बढ़ते हैं। छात्र विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ सकते हैं, यह छात्रों को प्रेरित करता है। ये एक तो रचनात्मकता इसके अंदर होती है। रचनात्मकता का मतलब प्रोजेक्ट जो होता है वो बच्चे स्वयं से तैयार करते हैं, तो ये रचना हो गई। एक शिक्षक और छात्र दोनों ही इसमें आगे बढ़ते हैं। छात्र विषय के वास्तविक जीवन से छात्र को जोड़ा जा सकता है और छात्र इससे प्रेरित भी होते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है इस विधि का। इस विधि का नुकसान ये कि ये महंगा तरीका है। इसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चे को कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो कॉस्टली होती है, मतलब वो पैसा खर्च इसके अंदर होता है। एक इसमें समय लगता है। कोई भी बच्चा एक प्रोजेक्ट तैयार करेगा, ऐसा नहीं है कि वो मिनटों में या घंटों में वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट के बारे में सोचना, प्रोजेक्ट के बारे में आवश्यक वस्तुओं का कलेक्शन करना, फिर उनको आपस में जोड़ करके प्रोजेक्ट तैयार करना, उसको एक्सप्लेन करना, इसमें समय लगता है। इसमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, संसाधन भी इसमें बहुत चाहिए। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा नुकसानदायी है। कुछ परियोजनाएं स्कूल में नहीं की जा सकती। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो स्कूल में बनाए नहीं जा सकते या उनको स्कूल के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये स्कूल लेवल पर भी सारी परियोजनाएं जो है, सारे प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनाए जा सकते। एक आपकी नंबर 6 विधि आती है संवाद विधि। संवाद विधि का मतलब होता है वार्तालाप करना। एक दूसरे के साथ में हम संवाद करें, मतलब मैं बोलूं, इसके बाद दूसरा बोले, तो उसके बाद मैं बोलूं, फिर वो दूसरा बोले, फिर मैं बोलूं। ये एक जो है ये मुख्य रूप से बातचीत पर बनाई गई, शिक्षक और छात्र दोनों। ये किस पर बनाई गई है? बातचीत। और बातचीत किसके अंदर होगी? शिक्षक व छात्र, इन दोनों के मध्य जो है वो बातचीत होगी। शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य बातचीत करके ही हम जो है वो किसी भी सामाजिक विज्ञान जो हमारा विषय है इसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके किसी बिंदु पर हम विचार कर सकते हैं, इसके किसी बिंदु पर को हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं, ये किस दृष्टिकोण पर आधारित है? जैसे नंबर 1 है इसके अंदर बयान करना। बयान करना मतलब एक जो व्यक्ति है वो दूसरे के सामने अपनी बातें बोलता है। इसके बाद उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण होता है। इसके बाद औचित्य, उसका अस्तित्व क्या है, उसका औचित्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये संवाद हम क्यों कर रहे हैं। इसके बाद उसकी व्याख्या करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा उसको। इसके बाद में कल्पना करना, हम उसमें कल्पना भी करते हैं और कल्पना के बाद में हम उसका क्या करेंगे? अन्वेषण करेंगे, उसकी खोज उसके अंदर करेंगे कुछ। इसके बाद हम बहस करेंगे, बहस का मतलब उस बिंदु के बारे में बातें करेंगे। इसके बाद में हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसके बारे में और लास्ट में हम एक दूसरे से उस बिंदु के बारे में हम एक दूसरे से प्रश्न करेंगे। एक दूसरे से पूछेगा, दूसरा एक पहले से पूछेगा, ऐसे आपस में बच्चे जो हैं वो प्रश्न करेंगे। इसके लाभ क्या क्या है? इसके लाभ है बच्चों को अपनी समझ व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चे इसमें जो है वो अपनी समझ को बताते हैं, अपने पास में जो ज्ञान होता है उसको बताते हैं। जब बातचीत का अधिक बार उपयोग किया गया तो बच्चे अधिक प्रेरित और सीखने में अधिक व्यस्त पाए गए। बातचीत अधिक समय तक चलती है तो बच्चे जो है किसी विषय को अच्छी प्रकार से सीखते हैं और उसमें वो व्यस्त होते हैं। और पाठों में आसानी से एकीकृत, जो पाठ हैं उनको आप आसानी से जो है वो एकीकृत कर सकते हो, जोड़ सकते हो।
अब इससे नुकसान क्या है? इसमें बच्चों को संभवतः सामान्य से अधिक एक दूसरे का सम्मान और करना और सुनना शामिल है। एक दूसरे का आपको सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे की बातें आपको सुननी पड़ेगी। ये इसका पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान, यदि वो जब वो उसकी बातों को सुनेगा, उनकी बातों पर ध्यान देगा, तो उसका जो कौशल है वो विकसित होने में समय लग सकता है। अगला इसका नुकसान है कि इसकी अवधारणा जो है वो प्रभावी बनाने और रोजमर्रा के शिक्षण में शामिल करने के लिए इसे और विकसित करने की आवश्यकता है। यदि आपको इसको रोजमर्रा के शिक्षण में शामिल करना है तो इस विधि को हमें और अपडेट करना पड़ेगा और इस विधि का और हमें विकास करना पड़ेगा। एक इसके अंदर अगला जो पॉइंट आता है, सरकारी शिक्षण रणनीतियां, सहकारी शिक्षण रणनीतियां। सहकारी शिक्षण रणनीतियां मतलब शिक्षण के लिए सहकारी कौन कौन सी रणनीति तैयार की गई है। सहयोगी शिक्षण, जिसे कभी कभी छोटे समूह में सीखना भी कहा जाता है। मतलब सहयोगी शिक्षण इसके अंदर आता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करके और शिक्षण का काम कर सकते हैं। मैं दूसरे का सहयोग कर दे, वो मेरा सहयोग कर दे, वो उसका सहयोग कर दे, वो उसका सहयोग कर दे। तो ये जो है वो सहयोग शिक्षण इसके अंदर आता है। सहयोग शिक्षण जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत कारगर होता है, जिसमें हम खेलों का उपयोग कर सकते हैं। खेलों की भूमिका भी इसके अंदर आ जाएगी और हम बच्चे को एक नेतृत्व दे सकते हैं। कोई भी नाटक वगैरह स्कूल के अंदर हम कर सकते हैं, ड्रामा वगैरह कर सकते हैं। उससे बच्चों को हम जो है उनके शिक्षण की रणनीति तैयार कर सकते हैं। एक आपकी विधि आती है असाइनमेंट विधि। नंबर 7 पर आपकी विधि आएगी असाइनमेंट विधि। असाइनमेंट विधि, असाइनमेंट जो है वो ऐसी काम है जिसमें छात्रों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। मतलब छात्र उसको तैयार करता है। यह आकलन करने में सक्षम बनाता है कि आपके छात्र क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। छात्र एक असाइनमेंट तैयार करता है, कुछ बिंदुओं को लेकर वो एक असाइनमेंट तैयार करेगा और उस असाइनमेंट को पढ़ने के बाद में जो शिक्षक है उस शिक्षक को ये पता चलेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या जानते हैं, हमारे बच्चों का शिक्षण किस हद तक है, कहां तक वो विकसित हुआ है, ये इससे हमको पता चलता है। इसके गुण क्या है? परीक्षा की तुलना में निर्माण करना आसान और कम समय लेने वाला है। जब हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं तो उसमें समय लगता है, मूल्यांकन में समय लगता है, लेकिन असाइनमेंट के द्वारा आप बच्चे की परीक्षा जो है वो जल्दी ले सकते हो और उसकी तुलना भी कर सकते हो। एक उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देता है। बच्चे की जो सोच है वो ऊंची जाएगी। इसमें बच्चा जब असाइनमेंट बनाएगा तो उसमें खुद की सोच काम करेगी और बच्चा ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी अपनी सोच रखेगा। तीसरा इसका गुण है कि परीक्षा की तुलना में स्थानांतरण और सामान्यीकरण की संभावना अधिक है। अब इसके अंदर कुछ अवगुण भी हैं। अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। जैसे बच्चा कोई असाइनमेंट ऐसा तैयार कर रहा है जिसके लिए उसको कुछ संसाधन चाहिए, उसको प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा या कहीं और जाने की आवश्यकता या किसी मदद की जरूरत है, तो ये भी इसमें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है। कक्षा के समय की आवश्यकता हो सकती है। जब बच्चा कक्षा में पढ़ रहा होता है तो उसको उस समय भी असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब बच्चा कक्षा के समय को भी ले सकता है। आमतौर पर परीक्षाओं की तुलना में ग्रेड प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। बच्चे को जो हम ग्रेडिंग देंगे तो ग्रेड प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। परिचयात्मक स्तर की सामग्री के लिए कम प्रभावित हो सकता है, ये प्रभावी इतना नहीं होता है। अब असाइनमेंट के प्रकार क्या होते हैं? प्रकारों में जैसे देखिए कोई निबंध हमने दे दिया बच्चे को, तो निबंध लिख रहा है किसी बिंदु के ऊपर, तो ये हमारा जो है असाइनमेंट का प्रकार हो जाएगा। लेखन या शोध पत्र हम बच्चे को दे सकते हैं। मौखिक प्रस्तुतियां करने के लिए हम बोल सकते हैं। परियोजनाएं छात्र के लिए हम कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। किसी केस का अध्ययन करने के लिए हम बच्चे को दे सकते हैं। प्रयोगशाला में कोई सिद्धांत वगैरह के बारे में हम बच्चे को दे सकते हैं। एक समूह है। असाइनमेंट छात्रों के पारंपरिक संचार और सहयोगात्मक कौशल का आकलन करने में सक्षम होता है।
हम बच्चे को समूह असाइनमेंट बनाने के लिए भी कह सकते हैं। समूह मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो मिलकर के उस असाइनमेंट को बनाएं। इससे क्या है, सभी बच्चों के जो विचार हैं वो हम तक आ जाते हैं। अब इस यूनिट के अंदर हमको एक छोटा सा टॉपिक और जो है वो इसके अंदर दिया गया है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मेटाकांग्रेटिव शिक्षण रणनीतियां या मेरी सोच के बारे में सोचना, मतलब मेरी सोच के बारे में सभी लोग सोचें। इसमें थोड़ा सा इसके बारे में अपन देखेंगे। प्रभावी शिक्षार्थी बनने के लिए छात्रों को न केवल अपनी याददाश्त और भाषा कौशल का उपयोग करना चाहिए बल्कि उन्हें सीखने का अपना तरीका भी विकसित करना चाहिए। इसके अंदर हमको क्या बताया गया है? इसके अंदर हमको ये बताया गया है कि जो चीज हम हमारी किसी भी से भी सीख रहे हैं तो उस सीखने के साथ साथ में जैसे हमने कोई भी प्रोजेक्ट तैयार किया तो वो हमने कहीं से पढ़ के तैयार किया, हमने कहीं पर पढ़ा, उसको पहले देखा कि एक प्रोजेक्ट किस प्रकार से तैयार होगा, इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो चीज सही है, लेकिन बच्चे को इसके साथ साथ अपने दिमाग को भी विकसित करना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट कुछ अपने दिमाग से कर पाए, अपनी सोच से कर पाए, उसमें किसी भी मैटर की या किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, वो खुद सोचे इसके बारे में। इसके उदाहरण जैसे एक छात्र यह सीखता है कि कौन सी चीज उसे तथ्यों, नाम और घटनाओं को याद करने में मदद करती है। वो ये सीखेगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे, मैं नाम, घटना, तथ्य याद रखूंगा तो उसे याद करने में मुझे मदद मिलेगी। एक छात्र अपनी सीखने की शैली के बारे में सीखता है कि मैं कौन सी शैली के द्वारा इसको सीख सकता हूँ। एक छात्र यह सीखता है कि समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगी, मतलब मैं सीखने के लिए कौन सी रणनीति का प्रयोग कर सकता हूँ। तो इसमें मुख्य बात यही है कि बच्चा जो है वो अपने आप कुछ करे, अपनी सोच के आधार पर कुछ करे, वो दूसरे की सोच को कॉपी ना करे, वो कहीं किताबों में देख करके प्रोजेक्ट तैयार नहीं करे। तो ये इसके अंदर आता है। 3.3 यूनिट के अंदर आपकी ये विधियां जो हैं वो आपको दी गई हैं। सारी विधियां हमने आपकी क्लियर कर दी हैं और हमें लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम 3.4 और 3.5 जो है यूनिट को कवर करेंगे और इसके बाद हम लगभग आपको डेली वीडियो या डेली नहीं तो 1-2 दिन में वीडियो भेजने का प्रयास करेंगे और जल्दी ही आपको बहुत आधुनिक तरीके से आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी जिस पर हमारा काम चल रहा है। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोगों की मदद से हम जो है इस प्रोजेक्ट को करने की हमने हिम्मत दिखाई है और डिजिटल क्लासरूम जल्दी से जल्दी तैयार होने वाला है और हो सकता है कि इसी मंथ के अंत तक, मतलब आज 21 तारीख हो गई, तो 30-31 मार्च से पहले आपको जो ये बोर्ड है वो दिखाई ना दे और आपको एक डिजिटल स्टूडियो से आपकी क्लास जो है वो मैनेज हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इस काम में सफल हों। आप भी प्रार्थना करें कि ये काम हमारा सफल हो और आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अच्छी से अच्छी शिक्षा हम आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू वेरी मच।